ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब आज जो है वो मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कराने लगी हूँ, वो है चैप्टर 10। ये है पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है जी, ये है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। जैसे यहाँ पर आपको एक एलिमेंट जो है वो एक टेबल्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो है वो एक टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट है, हमने उसको अरेंज किया गया। ठीक है जी, ये पीरियोडिक टेबल होता है। अब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स होते हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल पे अरेंज हुए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज़ की बेसिस पे, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हुए हुए हैं अपने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज हुए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंजमेंट है, ये सबसे पहले किसने की थी? ये मोज़ले ने की थी, और ये 1913 में की थी। बहुत कुछ भी आता है कि मोज़ले ने 1913 में इनके एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था। उस अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता होता है, चलो हमें पता चल गया कि ये जी अरेंज कर दी गया। अब ये जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल की, जो शेप में होती है, इस अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स को, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हम कहते हैं कि ये ग्रुप हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, जितनी भी रोज़ हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन रोज़ को, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उनको हम कहते हैं कि जी पीरियड है। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि जो वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप भी बोला, और बाज़ औक़ात हम इन्हें फैमिली भी बोलते हैं। क्यों फैमिली बोलते हैं? कि जितने भी एक ग्रुप के अंदर, एक कॉलम के अंदर जितने भी मेंबर्स लाया करते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उनको हम एक फैमिली कहते हैं। ये जो ग्रुप है, ये जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जिनको हमने ग्रुप कहा है या फैमिली कहा है, इनमें क्या बात होगी? एक तो सब एलिमेंट जो आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम होने होती है। दूसरा, ये जो ग्रुप है, ये कॉलम को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ए और बी में। ए के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। ठीक है जी, बी के अंदर क्या आते हैं जी? ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। ओके, अब ये ग्रुप को हमने कैसे डिवाइड किया है? हमने किया है 1, ये यहाँ पे हम अगर यहाँ से मैं प्रोडक्ट टेबल से दिखाऊँ तो ये 1 2, ये दरमियान वाला छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनको ए कैटेगरी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो नीचे है इनको हम बी कैटेगरी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इन तीनों को आठवां कह देते हैं। और यहाँ पे बाकी यहाँ पे आते हैं 9 10 वाला। ठीक है जी, और वैसे अगर हम पीरियड के अंदर देखें, ओवरऑल हमारे पास 18 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल टोटल हमारे पास ये जो ग्रुप हैं ये 18 है। इन 18 ग्रुप्स को हमने डिवाइड किया हुआ है ए और बी में। इनकी हमने ग्रुपिंग की हुई है। ए के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स को डाला हुआ है, बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डाला हुआ है। ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने ए के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स को डाला हुआ है, बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट को डाला हुआ है, टोटल ये 18 है। तो यहाँ ऐसे ये वर्टिकल जो हैं ये इनको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये ग्रुप्स हैं। और ये आगे जो रोज़ हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। टोटल हमारे पास कितनी रोज़ हैं? टोटल हमारे पास 7 रोज़ हैं। इन 7 रोज़ की डिवीज़न ऐसी है कि स्टार्ट वाली जो 3 रोज़ हैं वो शॉर्ट रोज़ हैं। ठीक है, और बाकी की जो हैं वो हैं लॉन्ग रोज़। ठीक है, वैसे पहले ऐसी डिवीज़न नहीं थी। पहले हम कहते थे कि जो सबसे पहला पीरियड है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, फिर दूसरे 2 शॉर्ट पीरियड है, फिर जो है वो देखो, ये शॉर्टेस्ट पीरियड है क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। फिर अगले 2 जो हैं वो शॉर्ट पीरियड है। ठीक है, फिर लॉन्ग है, फिर जो आगे शुरू हो जाते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड शुरू हो जाते हैं। फिर पहले एलिमेंट्स भी बताते थे, जैसे कि पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, उनके बाद 8 पाए जाते हैं। ये 8 एलिमेंट होते हैं इन 2 के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे आते हैं 18 पे कहानी आती है, और फिर 32 एलिमेंट्स पे बात आ जाती है कि जो आखिरी 2 पीरियड हैं इनके अंदर 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड है ये लॉन्ग, ये 2 थे, ये था शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग और लॉन्गेस्ट पीरियड। अब कैसे बोल दिए जी? पहले शुरू के 3 शॉर्ट हैं, फिर जो है वो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स हैं। ठीक है,
आपकी बुक की अब डिवीजन ऐसी है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि ये जो इतने भी पीरियड्स होते हैं इनको हम और भी एक डिवीजन देते हैं। हमने इस प्रोडक्ट टेबल को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया, ठीक है, कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। तो जो पहला ब्लॉक है ये यहाँ से यहाँ तक जिसके एलिमेंट्स एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, एस ब्लॉक। फिर जिनके पीरियड पी सब शेल में आते हैं उनको पी एलिमेंट, जिनके डी में आते हैं डी, और जिनके एफ में आते हैं उनको एफ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या बात होती है, हमें पता है एस पी डी एफ ये सब क्या हैं, ये सब शेल्स हैं। तो ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे ग्रुप जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में लाए करते हैं वो ही उनका ब्लॉक कहलाता है। जिसके इलेक्ट्रॉन्स एस में लाइक करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का है, देखो हाइड्रोजन को हमने एस ब्लॉक में रखा हुआ है, उसका आखिरी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एस ब्लॉक में आता है। फिर लिथियम को देखो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस सब शेल में आते हैं, तो उसको हमने एस में लिख रखा हुआ है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और देखा जाता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में लाए कर रहे हैं, तो वो जिस सब शेल में लाए कर रहे होते हैं वो उसका ब्लॉक बन जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं एस पी डी एंड एफ की बेसिस पे इसको डिवाइड कर देते हैं। अब साथ साथ बुक में देखते हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट जो हमने मिस किया हो तो हम साथ साथ चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज़ टू सर्च ऑफ ऑर्डर, मतलब पहले एलिमेंट्स मिले हुए थे तो उनकी कोई तरतीब नहीं थी, कोई समझ नहीं आती थी कि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और भी डिस्कवर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे स्पीशीज़ जैसे जैसे डिस्कवर हुए, साइंटिस्ट ने उनको क्लास, फैमिली, किंगडम, ग्रुप्स में डिवाइड किया। इस तरह जैसे जैसे एलिमेंट डिवाइड मिल रहे थे, डिस्कवर हो रहे थे, तो साइंटिस्ट भी उनको किसी तरतीब में लाना चाहते थे ताकि सबकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल सके, कौन सी दुनिया में भी मिसिंग है, ये सब डेटा हमारे पास आ सके। ये डिस्कवरी होती है पहले एक मेंडलीव एक साइंटिस्ट है, मेंडल एक, हाँ, मेंडल एक साइंटिस्ट आया था, उसका मेंडलीव का बहुत सारे आए थे, उसमें डिब्रीनियर आया था, न्यूलैंड आया था, ये बहुत सारे साइंटिस्ट है। पहले डिब्रीनियर ने अपना दिया था कि 3-3 के साथ ग्रुप बना दिए, फिर न्यूलैंड आया था, ऑक्टेट का रूल आया था, ठीक है, वही जो ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं वो न्यूलैंड ने लाया था और वो 8-8 के बेस पे आ गया। फिर ये मेंडलीव आया था, उसका प्रोडक्ट टेबल इस प्रोडक्ट टेबल जैसे ही दिखता था, उसने टेबल की फॉर्म में लाया था। उसकी एक गलती थी, उसने क्या किया था, वो एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर गया। एटॉमिक मैस पे डिवाइड करने के बाद बहुत से मसले मसाइल है जिनको फिर ख़त्म किया गया। मोज़ले ने, देखो मोज़ले ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर, मोज़ले ही ये टर्मिनोलॉजी ढूंढ के लाया था एटॉमिक नंबर की 1913 में। फिर इसी बेस पे उसने एटम्स को एक टेबल के अंदर अरेंजमेंट दी थी, देखो, तो उसको उसने कहा था कि ये प्रोडक्ट टेबल है। अ टेबल डेट शो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट टेबल। ऐसा टेबल जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को शो करता है उसको प्रोडक्ट टेबल कहते हैं। और वो बेस्ड है पीरियोडिक लॉ पे। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये दो चीज़ आपको पता है, विच स्टेट दैट द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर प्रॉपर्टीज रिपीट पीरियोडिकली। कहता है जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं पीरियोडिकली। अब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया प्रोडक्ट नंबर पे, ऐसे प्रोडक्ट नंबर पे हम अरेंज करते गए 3-4, जब अरेंज करते गए और जब हम घूम के आते हैं तो चंद लम्हों के बाद, अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन, जैसे हमने लिथियम को लेते हैं, चलो लिथियम को हमने अरेंज किया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हम मूव करते गए एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट पे, मूव करते गए, मूव करते करते एक टाइम ऐसा आया कि एलिमेंट्स रिपीट हुए, और वो एलिमेंट्स रिपीट हुए जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ सेम है। तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं पीरियोडिकली, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो रिपीट होती हैं। तो ये प्रोडक्ट लॉ आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट लॉ शॉर्ट में आ जाता है कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट लॉ। तो जो कहते हैं एलिमेंट्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर प्रॉपर्टीज रिपीट periodically, the properties repeat after the every few intervals के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो रिपीट होती हैं। आगे ये तो मोस्ट कॉमनली बेस्ड है प्रोडक्ट लॉ पे, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया 7 हॉरिजॉन्टल रोज में। ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको पीरियड कहा गया है। एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन सेम वर्टिकल कॉलम, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जी एक कॉलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
दीज वर्टिकल कॉलम, और इन वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया है। नोट एलिमेंट लिस्टिंग टू एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनका एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए। यहाँ से शुरू किया असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 असेंडिंग ऑर्डर में इनको जो जी अरेंज असेंडिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे ना 1 2 3 करके उन्होंने लेफ्ट टू राइट अरेंज किया। उसने क्या एलिमेंट्स को उठाया और लेफ्ट टू राइट उसने अरेंज कर दिया। और किसकी बेसिस पे अरेंज कर दिया जी? एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया। अच्छा, फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट हो गया एटॉमिक नंबर की बेस पे। इसलिए वो जैसे कहता है कि हाइड्रोजन को अपर लेफ्ट कॉर्नर में डाला गया और हीलियम को, हाइड्रोजन को अपर लेफ्ट कॉर्नर में डाला गया और हीलियम को दूसरी साइड पे राइट कॉर्नर एक्सट्रीम कॉर्नर पर डाला गया। ठीक है जी। फिर पे कहते हैं पीरियड में वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि वो कहता है कि हाउ मैनी कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट पर पीरियड वेरीज फ्रॉम 2 to 32। हर पीरियड में डिफरेंट है। पहले में मैंने बता दिया 2 है, ऐसे नीचे आते आते 32 है। 32 क्यों है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसका हिस्सा है, इनको काट के बीच में डालना चाहिए था ये, लेकिन बाद में डिस्कवर है तो ये अलग पड़े। और दूसरी बात ये इनका ब्लॉक अलग है, एलिमेंट एफ ब्लॉक में आते हैं तो ये नीचे पड़े हुए हैं अलग से। तो वो कहते हैं कि द फर्स्ट थ्री पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं और रेस्ट को जी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। आपको पीरियड की डेफिनेशन आनी चाहिए, पीरियड कितने हैं ये पता होना चाहिए, शॉर्ट कहते हैं लॉन्ग कहते हैं ये पता होना चाहिए, और पीरियड्स के अंदर एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इनसाइड द पीरियड चेंज ग्रेजुअली। अब जैसे जैसे हम पीरियड की बेस पर अरेंज करते हैं प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। यहाँ अल्कली से अल्कलाइन अर्थ मेटल पर आ गए, इनकी प्रॉपर्टीज इनसे चेंज है। फिर ये तो मेटल है और यहाँ पर आ जाओ तो नॉन मेटल है। तो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट उनके होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रेगुलरली चेंज हो रही होती हैं, लेकिन जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है। वो कहते हैं ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल आर कॉल्ड ग्रुप ऑफ फैमिली। अब ग्रुप ऑफ फैमिली विद द दो नंबरिंग की गई है IUPAC लेटर के मुताबिक ए और बी दिए गए, और काउंटिंग ये न्यूमेरिकल ये है। ठीक है। काउंटिंग 1 इस तरह करके ग्रुप 1A और से 7A इस तरह करके किया गया। ठीक है। टोटल 1 से 18 ग्रुप है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट जाते हैं 1 to 18 ग्रुप है। इनको डिवाइड किया गया है ग्रुपिंग ए और ग्रुपिंग बी में। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम का भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, रुबिडियम का भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं जो ये ग्रुप में आ रहे होते हैं। एलिमेंट हैव द कहाँ चला गया अब द ग्रुप 13 हैव द अब जो 13 तक बात पहुँच गई है, ये ओवरऑल तो वो 13 है, ग्रुप 13 है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हमने डिवीजन की हुई है ग्रुप ए और बी। ए के लिहाज से देखो तो ये तीसरा ग्रुप है, और काउंटिंग के लिहाज से देखो तो ये 13वां ग्रुप है। तो 13 का मतलब 3 है कि आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 14 के 4 होंगे, 15 के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। आगे कहते हैं कि ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को डाला गया, ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डाला गया। फिर कुछ नाम बता रहा है, जैसे कि ये जो पहला ग्रुप है इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये सारी अल्कली मेटल्स हैं। इस दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं, इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली को हम कैक्लोगन्स कहते हैं। उसके बाद हेलोजन को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, ये तो जी नोबल गैसेज है, यहाँ पर देख लो वैसे ही वो बता रहा है। द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल, इनको टॉप मोस्ट एलिमेंट के नाम के मुताबिक इनको कुछ स्पेशल नेम्स दिए गए हैं। जैसे पहले को हम मेटेलिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और इसको हम कैगुलोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 18 को हम नोबल गैस कहते हैं। दरमियान वालों का तो एक ही नाम है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये वाले सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये एक और डिवीजन भी आती है, इनको हम मेटल्स कहते हैं, इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ये डिवीजन भी अब आगे आएगी। ठीक है। फिर ब्लॉक्स आ गए हैं कि S, P, D और F की बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। वो जिनके जैसे ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एंड 2 हीलियम को छोड़ के ठीक है, वो 1 एंड 2 के जितने भी एलिमेंट है वो S ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल के अंदर आते हैं। ठीक है। जितनी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो S ब्लॉक के अंदर आती हैं, ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल S ब्लॉक के अंदर आती हैं। फिर P ब्लॉक आ जाता है, ये बोरॉन से लेकर और हीलियम नोबल गैसेस तक बी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 3 to 12 P ओहो 13 तो ये रहा 13 to
18 पी ब्लॉक में आते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और इनके इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में लाया करते हैं। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रुप 3 ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हैं, ठीक है जी। दे कंटेन देयर वैलेंस शेल एंड डी सब शेल और इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, इनमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आती हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये बॉटम में पड़ा हुआ ब्लॉक्स का एक टेबल है, इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आते हैं। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल, क्या पोजीशन होगी किसी एलिमेंट की प्रोडक्ट टेबल में। यहाँ पे ये इतना बड़ा हमने प्रोडक्ट टेबल बना के रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन ने यहाँ ही आना है, हीलियम ने यहाँ ही आना है, बोरोन ने यहाँ ही आना है, कार्बन ने यहाँ ही आना है। और फिर यहाँ पर बाद में ना जब ये प्रोडक्ट टेबल बना था, स्पेसेस भी छोड़ी गई थी कि यहाँ पे कोई बंदा है जो लापता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है लापता है, ये उन्हें कैसे पता चला था। तो ये सब कुछ उन्होंने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। आप किसी भी एलिमेंट को लेते हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल में आ रहे हैं, तो वो कहाँ पर होगा और कितने एटम है उसके पास, वो एटॉमिक नंबर पता चलेगा ना उस बेस पे। तो फिर उस तरह उसकी पता चल जाती है कि वो कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल। ये कौन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। बाय एग्जामाइन, आपने क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो बता देता है। शेल नंबर, कितने शेल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के पास 2 शेल बन रहे हैं, 2 शेल बन रहे हैं तो दूसरी पीरियड के अंदर आएगा, 3 शेल बन रहे हैं तो तीसरी। ये शेल नंबर भी ऐसे, ये इनके पास एक ही शेल है, 2 3 4 5 6 7, समझ आ रही है। शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पीरियड का नंबर बढ़ता है, शेल्स भी बढ़ते हैं। तो एन वैल्यू से शेल पता चल जाएगा और फिर सब शेल पता चल जाएगा, सब शेल से भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ लाया करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इज 2s2 2p3 सिंस द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5a और 15, ठीक है। इफ द एलिमेंट बिलोंग टू पी ब्लॉक, देयर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, टोटल प्लस 10 बन जाएगा। और पी, हमें पता है ना कि पी ब्लॉक में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फिल हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करती है। यू कैन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल, कितने वैलेंस शेल हैं वो पीरियड नंबर बताता है। या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। कि एस ब्लॉक में आइए, यहाँ देखो ये एस ब्लॉक है, ये डी, ये पी और ये हमारा एफ ब्लॉक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो उस पर डिवाइड करेगा। फिर कहते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, ठीक है, ये सेम होती हैं। एलिमेंट विद द सेम ग्रुप जनरली हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्यों उनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब कि 1s में इलेक्ट्रॉन लाया करते हैं, इसकी सेम, इसकी सेम, इसकी सेम, सेम सेम सेम, इनकी सेम है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी तो हमने इनको एक ग्रुप में ला के रख दिया। एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ कैसी, जैसे एटॉमिक साइज़, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज़ ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कुछ बातें हैं जो फिक्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टीज़ अलग भी शायद आगे होंगी, हम पढ़ेंगे। एक एटम का जो साइज़ है वो बढ़ता है। देखो एक एटम है, पहले एक शेल है, यहाँ पे एक शेल और एक इलेक्ट्रॉन है, तो साइज़ छोटा है। फिर जैसे जैसे आते हैं शेल बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब साइज़ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। देयरफॉर द एलिमेंट इन हैव लोअर एटॉमिक रेडियस। जब ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ बढ़ रहा है तो एटम का रेडियस भी तो बढ़ ही रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं, देखो एक एटम है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब शेल बढ़ गया, ये शेल बढ़ गया तो इस न्यूक्लियस की पावर इस आखिरी इलेक्ट्रॉन पे इतनी है नहीं। जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एटम का साइज़ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अब एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन
कि इस न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन पे पावर इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसको ईज़िली निकाल लेंगे, कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, एटम का साइज़ बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विद इन द ग्रुप। ऊपर से लेकर नीचे आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। देयरफॉर एलिमेंट लो इन द ग्रुप हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ऊपर से नीचे आओ तो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या है कि देखो दो एटम्स हैं और वो अपने दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। अब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लालच करना, अपनी तरफ खींच लेना, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब एक एटम का साइज़ बढ़ गया, अब इतना बड़ा साइज़ है, इसने शेयरिंग की हुई है कहीं पे, तो इसके न्यूक्लियस की इतनी ताकत है कि इसको अपनी तरफ खींच के रखे, तो जैसे ही साइज़ बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी टॉप टू बॉटम जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। जितना मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस के आखिरी इलेक्ट्रॉन की इस्तात कम हो रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती हैं। इसीलिए जब हाइड्रोजन या सोडियम की निस्बत अगर हम नीचे आते हैं तो ये नीचे वाली मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो क्या आती है, वो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप है सेम केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल रिएक्टिविटी सेम है। टॉप टू बॉटम आओ मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आओ एटम का साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आओ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आओ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब वो ऐसे आपको दो एलिमेंट दे दिए हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं, बताओ ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, आपको पता है 7 है, 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई है यहाँ पे जी। देखो 5 प्लस 15 तो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है ना, यहाँ पर इन्होंने 1s2 ये देखो 2p। अब ये देखो 2p3 3 और यहाँ पे 1 और ये एक शेल है 1, दूसरे शेल के अंदर होता है s और p, यानी एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, शेल इसके पास 2 हैं, ठीक है। पहले पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब ये चीज़ें तो आपको पता है कि पहले शेल में एस होता है, दूसरे के अंदर एस और पी होता है, तीसरे के अंदर एस पी और डी होता है। समझ आ गई है? तो पहला एस, फिर दूसरे के अंदर पी, तीसरे के अंदर एस पी और डी होता है। तो इसके पास जी ये शेल मतलब 2 शेल हैं इसके पास, पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करेगा, शेल 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो ग्रुप 15 से बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है जी? ऑक्सीजन की कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास भी एक देखो एस और ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही सॉरी शेल हैं, तो ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 16, तो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। इसी तरीके से फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी कितने शेल हैं, उसके पास भी इसी तरह इसके फास्फोरस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, तो मतलब वो ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं, और 15 है तो मतलब ग्रुप 2 से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। नियोन के पास भी 2 सब शेल्स होते हैं और वो ग्रुप 2 से ही बिलोंग करेगा, पीरियड नंबर 2 से ही बिलोंग। फास्फोरस पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करेगा, हाँ फास्फोरस पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करेगा और नियॉन पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनकी डिवीजन एक एस, एक sp2 और p3 से बिलोंग करेगा। अच्छा, फिर आती है जी मेटल्स और नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये क्या बला है। अब देखो मेटल क्या होती है, फिर पीछे जाना पड़ेगा, ये सही है ना, ये से इधर से बताती हूँ। ये जितनी भी आपको ब्लू नज़र आ रही हैं ये मेटल्स हैं, ये जितनी भी आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और ये जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रही हैं ये मेटलॉइड्स हैं। मेटल जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास, ठीक है। शाइन शो करेंगे सरफेस पे, ठीक है। ब्रिटल होंगे। नॉन मेटल क्या होंगी? बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होंगी, ज़्यादातर ये सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये गैस या लिक्विड की फॉर्म में होंगी, ठीक है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है, ना तो वो मेटल्स है ना तो वो नॉन मेटल है, दरमियान की प्रॉपर्टीज़ वालों को हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो पोजिशन क्या है कि जितनी भी लेफ्ट साइड है वो
मेटल्स राइट, नॉन मेटल के दरमियान में हमारे पास मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स के चंद नाम हैं, जैसे जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेक्टेनाइड, ये सब इनके नाम है। ये देखो यहाँ पे यहाँ भी बता रहे हैं। ये जितनी भी ये ग्रे हैं ना, ये मेटल्स हैं। ये जितनी भी ये येलो दिखाई हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और दरमियान में ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब इधर बुक वाले ने कोई बात बताई है और, तो देख लेते हैं कि क्या है। मेटल्स क्या आती है? मेटल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होते हैं मयलेबल एंड डक्टाइल्स होते हैं, यानी इनको आप छोटी छोटी शीट्स में, छोटी छोटी वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। गुड कंडक्टर है, मयलेबल है, यानी छोटी छोटी शीट्स, और डक्टाइल छोटी छोटी वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है। नॉन मेटल प्रेजेंट ऑन दी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ठीक है जी, ये बैड कंडक्टर हैं, नॉन मयलेबल और नॉन डक्टाइल हैं। ब्लू लैडर लाइन, अच्छा, बीच में जिस दरमियान में नॉन मेटल्स आ रही हैं, जो कि लेफ़्ट साइड की उस इधर पाई जा रही हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं, जो ना तो मेटल्स की तरह होती हैं ना तो नॉन मेटल्स की तरह होती हैं। मेटोलाइट पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड सेमी मेटल, इसीलिए इनको सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर, सेमी मेटल कहते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो प्रॉपर मेटल की तरह ना नॉन मेटल की तरह, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की ली हुई हैं, कुछ नॉन मेटल्स की ली हुई हैं, और इस तरह के हैं ये। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? जब भी हमने पढ़ा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, ठीक है, उनको हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अब हम मूव करके आते हैं वापस लिथियम से सोडियम तक पहुँचते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। कहते हैं रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट शो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं। देयरफॉर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट वेरी इन पीरियोडिक मैनर। पीरियड में देखो तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही हैं। एलिमेंट विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द ग्रुप। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एक पीरियड में पाए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल बिकॉज द एलिमेंट हैव गिवन सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं। एक पीरियड के ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा सेम नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से देखो ये गैस है, आगे आते आते ये सॉलिड हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं, एक प्रॉपर्टी बताई हुई है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या है ना कि आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहते हो, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को जब हम इस शेल के अंदर ऐड करें, तो ये जो एनर्जी रिलीज़ करता है, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कि जब एक जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर इंटर करता है, तो जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन दी एन इन्फॉर्मेशन। तो जब भी किसी एटम, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता होता है ना, तो वो कहता है कि ये एनाइन बनाने का प्रोसेस है। तो जैसे जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो एनाइन बन जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है कि हम सबसे पहले, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को तोड़ के हमने एक क्लोरीन ले लिया। उस क्लोरीन जब सेपरेटली हमने उसको गैस की फॉर्म में लाया, फिर इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो जो उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज़ की है, उसको आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ की। साथ जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ उन्होंने फैक्टर्स बताए हुए हैं। ठीक है, पहले मैं इसका ट्रेंड बताऊँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट पीरियड में क्या करती है जी बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है ग्रुप में, और पीरियड में ये इंक्रीज़ करती है। यहाँ पर ये जी इंक्रीज़ करेगी लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ये है लेफ़्ट, ये है राइट। लेफ़्ट टू राइट इसने इंक्रीज़ किया, टॉप टू बॉटम इसने क्या किया है जी? डिक्रीज़ किया है। टॉप टू बॉटम इसने क्या किया है? डिक्रीज़ किया। अब लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करना और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करने की लॉजिक क्या है? अब देखो, लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं, तो एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज। अब जब हम देखो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हमने एक बात की है कि शेल शेल क जैसे एक पीरियड 1 लेते हैं, तो पीरियड 1 में जितने भी एलिमेंट इस तरह एक पीरियड में पड़े होंगे ना, ये सबके पास एक ही शेल है, ए 1 1 1 1 शेल नंबर सेम। फिर यहाँ पर आएँगे तो 2 शेल हो जाएँगे, तो शेल 2 2, फिर यहाँ पर आएँगे तो 3 शेल। पीरियड जैसे-जैसे नीचे आता है शेल बढ़ता है, लेकिन एक पीरियड के अंदर शेल सेम ही रहता है। क्या बढ़ रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। तो पहले जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा था? बेसिकली एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है, तो प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बच्चों। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये जैसे-जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ईज़िली वेलकम करेगा, तो वो उसको इतनी ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है? इसी तरीके से एटम की साइज़ की बात है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो उसको मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को डालने में, क्योंकि न्यूक्लियस खींच नहीं रहा है उसको। न्यूक्लियस की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो इसको खुद ज़ोर ज़बरदस्ती करके अंदर आना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसी तरीके से ये एक शेल जैसे जैसे बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी ये इसको और वो कर रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है, एटॉमिक साइज़ की वजह से डिक्रीज़ करती है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इंक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंड टू इंक्रीज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है प्रोडक्ट टेबल में, मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, रीजन एटॉमिक साइज है। क्यों? जैसे जैसे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन फर्दर अवे हो जाते हैं, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वीक हो जाती है, इसलिए डिफिकल्ट होता है कि वो लार्ज एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फिर शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल पार्शली शील्ड, हाँ, एंड आउटर इलेक्ट्रॉन फॉर्म अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, उसने शील्ड किया हुआ होता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम फील होती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा ताकत लगा के अंदर आना पड़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज एंड इंक्रीज हो जाती है। दिस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विच bands extra and more tightly to the nucleus. The shielding effect remains same in the period the electron affinity decrease from top to bottom in the group. This is due to increase in the shielding effect. बस आपने पीरियड के लिख लेना, फिर ये रीज़न लिख लेनी है कि क्यों। अच्छा, ठीक है, अब ये यहाँ तक कर लेते हैं, फिर 10 मिनट मेटल नॉन मेटालिक वीडियो लॉन्ग होती जा रही है, ये कल कर लेंगे।